जी, अब हम ऑनलाइन है। नाजरीन और शुरकाए महफल, साकवा और सामोआ की लाइव जूम, यूट्यूब और फेसबुक ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। इटली के शहर फिदेंसा से जीफे गौरी आपकी खिदमत में अदाबस करता है। आज एक मुनफरद और अहम मौजू है, जो है महजरी अदब का जायज़ा। आज तारीख 18 दिसंबर है और दिन हफ्ता है और सन 2021 है। इस वक्त इटली में शाम के 4:14 हुए हैं। आज महजरी अदब पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ जो ऑनलाइन नामवर शख्सियात हैं उनके इस्माए ग्रामी हैं। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ख्वाजा अकरामुद्दीन नई दिल्ली इंडिया से, जनाब नसर मालिक साहब डेनमार्क से, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहतरमा शगुफ्ता फरदौस पाकिस्तान से, और इशरत मोइन सीमा साहबा बीमारी की वजह से नहीं हाजिर हो सकी, और जनाब हमीद हेनरी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। इन नाम आप सब नामवर और मुतहरक शख्सियात का मैं तारुफ साथ साथ कराता चलूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले दावत इजहार ख्याल दूंगा ये पाकिस्तान से मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता फरदौस को। वो सियालकोट में और लाहौर में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अफेयर GCW यूनिवर्सिटी सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हैं। शायरा, नसर नगार, तहकीक और तनकीद में काम करती हैं और पंजाबी उर्दू में भी लिखती हैं, और ख़वातीन के साथ बहुत अहम काम सर अंजाम दे रही हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इफ्तिताइया कलमात यानी अपने ख्यालात का इजहार करें कि आज का मौजू जो है महजरी अदब के रुझानात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं, और हमने इस अदब की तख्लीक में कितना मुआद जमा किया है और क्या खोया है, क्या पाया है। मोहतरमा प्रोफेसर शगुफ्ता फरदौस पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया जिनफी गौरी साहब। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जो है वो GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट लाहौर में काम कर रही हूँ। LCW में लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी मैं काम कर चुकी हूँ, और प्रोफेसर जो है इस वक्त हमारे पास ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब हैं। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि टेक्निकली जो है प्रोफेसर से तक पहुँचना जो है एक बहुत अगला स्टेप है, जो बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो मैं अभी तालिब इल्मों की उस सतह पे हूँ जिसमें मैं सीख रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप उस्ताद हैं, आप प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर के साथ लायक और साहब का जो भी हो। नहीं, क्योंकि टेक्निकली इस चीज को जानती हूँ, इसलिए जो है उसको इसकी वजाहत कर रही हूँ कि ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूरोप में जो भी चाहे वो स्कूल में है चाहे वो कॉलेज में है उसको प्रोफेसर कहते हैं। ये प्रोफेसर है चाहे एसोसिएट प्रोफेसर है। मैंने कहा कि वो जो है साबका और लायका हट जाएगा, तो प्रोफेसर तो भर कर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शील्ड पेश की जाती है। जी सर। शगुफ्ता बहन, इतनी भी इंकिसारी क्या। हमने तो देखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर दीवार के साथ बैठे हुए भी प्रोफेसर कहलवाते हैं। तो जितना उनके पास इल्म का खजाना होता है वो कहलवाने के हकदार हैं। और आपको तो अल्लाह ताला उनके पास है, और अल्लाह ताला ने आपको तो बड़े एजाज से नवाजा है। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की जात का एहसान है, आप सब लोगों की मोहब्बत है। मैंने इसलिए कहा कि मैं बाज़ औक़ात शील्ड्स पे मेरी जो है वो लिख दिया जाता है प्रोफेसर, तो मैं आज राह शरारत कहती हूँ, आगे
आर लिख दीजिए रिटायर्ड क्योंकि अभी मैं उस मकाम पर नहीं हूँ जी। तो मैं बाकायदा जो इस प्रोग्राम के हवाले से जी गौरी साहब आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, जिसमें महजरी शायर और अदीब और सफ़रनामा निगार की हैसियत से इशरत मोइन सीमा साहिबा भी शामिल थी, जो अपनी अदालत की वजह से आज शामिल नहीं हो सकी। और बजाते खुद आप जो है वो महजरी अदब में अपना किरदार अदा कर रहे हैं बहैसियत शायर के भी और नावल निगार के भी, और मुतनव्वि जिहात में आप काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान से जो है वो हमीद हेनरी साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। वहीं मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात यह है कि मैं सातवां समा के इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसे प्रोग्राम में शरीक हो रही हूँ जिसमें महजरी अदब के इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखने वाले इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब जो हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने महजरी अदब को एक शनाख्त भी अता की है और इस हवाले से उनका कलीदी किरदार है। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन जो है उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने दुनिया के कोने कोने में बसने वाले जो महजरी अदीब थे उनको यकजा किया है, और वो जो मुख्तलिफ जिहात में काम हो रहा था उसको उन्होंने अपने महजरी अदब समत रफ्तार में इसी साल होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में जो है वो सामने लाए, जिसमें आप बजाते खुद भी शरीक थे, नसर मलिक साहब भी शरीक थे। और हमने देखा कि तुर्की में, जर्मनी में, जापान में और बरतानिया में किस तरह से लोग जो हैं वो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो है ये मैं समझती हूँ कि फ़ायदा ये रहा कि जो तालिब इल्म हैं, जो रिसर्चर हैं, मुहक्किकीन हैं, उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा इससे जो है वो आशनाई हासिल हुई, उनके इल्म और फ़हम में इजाफा हुआ कि कितना ही ज़्यादा अब काम जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू अदब के हवाले से हो रहा है, जिसको पजीराई मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है इनका काम बहुत काबिल सताइश है। इसके अलावा जो है महजरी अदबा और शोरा का तारुफी सिलसिले का आगाज़ जो प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब ने किया था, उसके ज़रिए से बहुत सारे शोरा और अदबा जो हैं उनकी तसानीफ जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। और इसके अलावा जो तहकीकी सतह पर आपने तरजीहात के नाम से इस मुजल्ले का आगाज़ किया, उसमें भी ख़ुसूसी तौर पर जो महजरी अदबा और शोरा के लिए जो कोना मखसूस किया गया है, हिस्सा है उसमें शामिल है, तो वो इस महजरी अदब को आगे बढ़ाने में और उसके जो मुख्तलिफ रुझानात हैं उनके साथ लोगों को रूशनास कराने के हवाले से बहुत एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा मैं इस हवाले से जो है बहुत खुशकिस्मत भी हूँ कि महजरी अदब के हवाले से एक बहुत ही कदावर और नुमाइंदा शख्सियत नसर मलिक साहब जो हैं वो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनका तजर्बा बहुत मुतनव्वि भी है और महजरी अदब की तारीख के बहुत से अदवार के ऐनी शाहिदीन में से हैं। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे हमें रहनुमाई मिलती है, और न सिर्फ ये कि उसके शाहिद हैं, उसके बेहतरीन मुबस्सर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के मामले में रहनुमाई देते हैं, शायर भी हैं। और खारा पानी किसको भाए, कौन सिखाए आंसू मेरी अखियन के, मुतनव्वो जिहाद की सूरत में जो है वो अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हैं। या शायरी शोलाए ताबा, सच्चाई की शाहिद, इल्हामों की बरखा, जिसकी हर बूंद दिलों की धड़कन बनकर मजबूरों मजलूम होंठों से आज़ादी के नगमों की सूरत में निकले। आपने बहुत खूबसूरत शायरी भी की और तराजिम जो है वो आपकी खसूसियत तो है ही। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इतनी अहम शख्सियात जो हैं वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जिन्होंने इस सफ़र को बहुत करीब से देखा। और इस साल 21वीं जो 2021 है उसके अंदर जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में किस तरह से काम किया गया, उर्दू ज़बान अदब जो है उसके फ़रोग के हवाले से क्या क्या काम होता रहा, उसके आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुबस्सिर भी हैं। और जब हम 21वीं सदी में अदबी रुझानात के हवाले से बात करते हैं तो मौज़ूआती तौर पर हमें बहुत ज़्यादा तनव्वु मिलता है। नसरी एतबार से नज़्म में भी, नसर में भी काम हुआ, सफ़रनामे भी लिखे गए, और तहकीक व तदवीन के हवाले से भी हमें बहुत सारा काम मिलता है। तहकीक व तदवीन के हवाले से तो जो है इसी साल इसी महीने में जो है वो इसकी जो है तकरीब पजीराई भी हुई। तहकीक, तनकीद और तदवीन के हवाले से कनाडा से डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब की किताब जो है वो शाया हुई है, जिसमें उन्होंने गज़ल, नज़्म, रुबायात और दोहे के हवाले से 750 सफ़ात पर मुश्तमिल कुलियात फ़राग गोरखपुरी कामिल शाया किया है। अगरचे जो है डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब जो हैं वो उर्दू मरकज़ से, जो जिसको हम बरसग़ीर कहते हैं, इससे कोसों दूर है, लेकिन इसके बावजूद उनका तहकीकी और तदवीनी काम जो है और तनकीदी हवाले से उन चीज़ों को जो जायज़ा लिया है वो बहुत काबिल सताइश है। उनकी इस किताब में तकरीबन 578 गज़लें, 552 जो हैं वो रुबायात हैं,
79 نظمیں اور 50 دوہے انہوں نے جو ہے اس میں جمع کیے ہیں، اور بہت ساری تحقیقی نوعیت کی چیزوں اس میں انہوں نے شامل کی ہیں جو محققین کے لیے بہت سارے نئے راستے کھول سکتی ہیں. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ ان کے اس تحقیق و تدوین میں یہ ہے کہ انہوں نے حوالہ جات کا خصوصی طور پر التزام کیا ہے، جو محققین کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. افسانے اور ناول کے حوالے سے بات کریں تو جہاں مختلف لوگوں نے کام کیا، افسانہ نگاری کے حوالے سے طوفان بلا ہو یا ملکہ کی آزادی یا مجبوری، مشرقی پاکستان کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرور غزالی صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. افسانہ نگاری کے علاوہ جو ہے وہ اسی سال ان کا ایک ناول منظر عام پر آیا شب ہجراں کے نام سے. شب ہجراں جو ہے اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو اس کا بھی موضوع جو ہے وہ ان کے پہلے ناول دوسری ہجرت کی مانند ہے. اور سرور صاحب کے جو ناول ہیں یا ان کے افسانے ہیں ان میں ایک چیز بہت نمایاں ہے، وہ ہجرت کا وہ المیہ ہے، چاہے وہ جو دوسری ہجرت کی صورت میں ہے یا پہلی ہجرت کی صورت میں ہے. ایک ملک کا دولخت ہو جانا مشرقی اور مغربی پاکستان کی صورت میں ہو، جہاں کا اس کا مختلف صورتوں میں اظہار جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں ذریعہ معاش کے لیے یا علم کے حصول کے لیے جو ہجرت ہے، اسی سے اکثر ان کی کہانیاں جو ہیں اس کے تارکوت بنتے ہیں، اسی سے ان کے کردار جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو انہوں نے اس المیے کو اور زندگی کے بہت سارے حقائق کو سامنے رکھا. کچھ کردار ان کے ایسے ہیں جن کے الفاظ اور جن کے مکالمے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ تاریخ جو ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں دہرائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے حقائق کی بازیافت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ میجری ادیبوں کے ہاں ہمیں اکثر جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اپنے وطن کو جہاں پہ وہ ترک کے وطن کر کے آتے ہیں، اس کے بعد نئے آنے والے وطن جس میں بستے ہیں اس کو چاہے جو ہے وہ اپنا وطن ثانی کہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کسک، ایک خلش، ایک احساس پلٹ جانے کا، واپس لوگوں سے ملنے کی تمنا جو ہے وہ میجری ادب میں جو ہے ایک نمایاں رجحان رہی ہے. قرآنائی ادب کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا گیا. یہ 4 سال تھا تقریباً، اس میں بہت دفعہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے لوگوں کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا اظہار جو ہے وہ شعراء نے، ادبا نے مختلف صورتوں میں جو ہے وہ کیا. شاعری کے حوالے سے چند رجحانات کی عکاسی جو میں چند اشعار کے ذریعے سے جو مختلف شعراء نے اسی سال کے حوالے سے کہے، میں ان کے ذریعے سے مختلف رجحانات کی عکاسی کرنا چاہوں گی. اردو شاعری کے ایک تناظر میں امید، سیاسی شعور کے حوالے سے اشعار ہیں کہ امن کی آس میں یہ جاگتی آنکھ بند ہوتی گئی فسادوں سے، یا پھر حکومت کا جنو ایسے طاری حکمرانوں پر کہ حاکم پیڑ سارے کاٹ کر کرسی بنائیں گے. عشرت معین سیما صاحبہ، انہوں نے جہاں یہ چیزیں کہیں وہیں پر رجائیت بھی ہے کہ ہاتھ تھامے چل پڑا ہے قافلہ امید کا، ہر گلی کوچے میں برپا جشن جیسے عید کا. تو اپنے عصری جو تقاضے ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، جو امن و امان کی دنیا بھر میں جو صورتحال ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا مرکز بنایا. تسنیم صاحبہ جو ہیں وہ لندن سے، گھرا ہے وحشیوں میں شہر میرا، گھرا ہے وحشیوں میں شہر میرا، خدا انسان بنا دے آدمی کو. میں اس شعر کے حوالے سے چند ہی دن پہلے کے بہت سارے واقعات میرے اپنے ہی ملک میں ہونے والے، دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے، جہاں پہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے دور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو جو آدمیت عطا کی تھی اور جو فضیلت عطا کی تھی، ہمیں اس کو ایک بار پھر سے پہچاننے کی ضرورت ہے. اور نعتیہ شاعری بھی کی گئی، اور انہی کا ایک شعر ہے کہ صوت الفاظ کی عظمت مدحت، قلب حساس کی نیت مدحت. ہجرت کا دکھ جس کا میں نے کہا کہ نثر میں بھی اس کا اظہار کیا گیا اور نظم کی صورت میں بھی ہے. نغمانہ کمل شیخ صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق بھی لندن ہی سے ہے. بچھڑوں سے میل سارا، قسمت کا کھیل سارا، سانسیں اگر رہیں تو حکم خدا ملیں گے. یہ وہ جو جذبہ ہے، یہ وہ احساس ہے جو اکثر میجری شعراء کے ہاں ملتا ہے. پلٹ آنے کی آرزو، تمنا، اپنے جو بہت قریبی تھے، عزیز تھے، جن کو پیچھے چھوڑ آئے، ان سے ملنے کی خواہش ہے. اور جہاں ہم بھی اردو معلیٰ کے دیوانے ہیں یارو، سخن میں جس کے اب رقصاں بہت پیمانے ہیں یارو، زباں اردو خزانہ عقل و دانش کا چھپے جس میں زمانے کی محبت حرف کے افسانے ہیں یارو. یا پھر پردیس میں بے خواب سے رہنے لگے،
छत पर मेरे महताब से रहने लगी। शेख गौरी साहब आप बताते खुद। देखिए मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ सूरतें हैं, ये मुख्तलिफ कैफियत हैं जिनमें पलटने की आरजू भी है, जिसमें असली सूरत हाल भी है, जिसमें जो है सियासी सूरत हाल का भी है, हकीकत पसंदी भी है, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की भी बात जो है मुख्तलिफ शायरात ने भी की, मुख्तलिफ शुअरा ने भी की है। इस हवाले से जो है वो महजरी अदब 2021 में जो है उम्मीद भी दिलाता है और हमें ज़िंदगी के करीब और ज़िंदगी की हकीकतों से रूशनास भी कराता है। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो दिसंबर का महीना जो इख्तिताम पजीर हो रहा है, ये जो साल भर था, इसमें अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं वो तन्हाई का शिकार भी हुए और उस तन्हाई में इंसान को अपना मुहासबा करने का मौका भी मिला। इंसान की इंसान के साथ जो ताल्लुक है ना, रिश्ता है, उसकी कद्र कीमत का भी एहसास जो है वो लोगों को दिलाया गया। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें थी जिसने इंसानों को एक दूसरे के करीब किया और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मौके हैं उस सूरत हाल से निमटने के, वो पैदा हुए। तो इस अदब के अंदर जो है हमें ज़िंदगी कोई उम्मीद जो है वो भी मिलती है, जो ज़िंदगी के तसलसल को बाकी रखने के लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शगुफ्ता फरदौस साहिबा को, जो हिजरत का दुख, हिजरत का कर्ब बयान कर रही थी। और जब हमने अपना वतन छोड़ा तो हम अपने साथ अपनी रस्म व रवाज, अपनी ज़बान और अदब भी साथ लेकर आए। और यहाँ पे गो हमने एक उम्र गुजारी, लेकिन यहाँ का कल्चर अपने अदब में बहुत कम लोगों को बयान करते हुए मैंने देखा है। हर नावल में, हर शेर में आपको बरसगीर और उर्दू ज़ुबान और अदब की झलक नज़र आएगी। तो ये थी, अब बाद में आपसे दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे। ये थी शगुफ्ता फरदौस साहिबा। अब मैं दावत इजहार ख्याल देता हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम कोपनहेगन डेनमार्क से जनाब नसर मलिक साहब, जिनको मैंने 2010 में उर्दू पॉइंट इंटरनेट में पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छा लिखते थे उस वक्त और आज भी उसी रफ्तार से, उसी तसलसल से लिख रहे हैं। शायर व अदीब, मुतरजम, सहाफ़ी, महक्क़क़ और दानश्वर हैं। इन्होंने डैनिश उर्दू लुगत तैयार की है जो पाकिस्तान से शाया हुई है और हमअसर.डी के डिजिटल से नाम से डिजिटल रसाला भी शाया करते हैं। कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं। तो आइए उनसे महजरी अदब के बारे में सुनते हैं। जी डॉक्टर जनाब नसर मलिक, सर्दी की वजह से डॉक्टर से कम नहीं। आपकी जनाब गौरी साहब, आपकी बड़ी नवाजिश और ये जो एजाज आप मुझे दे रहे हैं, काश कि मैं भी ऐसा होता, लेकिन मैं डॉक्टर वाप्टर तो नहीं हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ। तो गुजारिश ये करता हूँ कि यहाँ पे -4 चल रही है तो मैं कमरे में बैठा हुआ हीटर के पास फिर भी कांप रहा हूँ। कोई बात नहीं। महजरी उर्दू अदब के हवाले से और अदीबों के हवाले से डॉक्टर शगुफ्ता साहबा ने जो गुफ्तगू की, मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा अहाता करती है उन अहबाब के मुतल्लिक जो उर्दू अदब को यूरोप से खाना मुहैया कर रहे हैं बर्र-ए-सगीर में। तो हमने ये देखा है कि बर्र-ए-सगीर से मगरबी ममालिक में नकल मकानी करने वाले उर्दू अदीबों और शायरों की तहकीकात पाक व हिंद के उर्दू अदब का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। और ये हिस्सा बनाने में जहाँ इन महजरी अदीबों और शायरों का खुद अपना बहुत बड़ा किरदार है, वहाँ इन्हें तक़वियत मिली है ख़ास तौर पर पिछले 2.5-2 साल से वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, जिसके मुतहर्रिक आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब। और ये बिल्कुल कोई मुबालगा नहीं है और ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी तहरीक के आया के बाद अब इनकी तकलीद में कई और लोग जो हैं वो भी सामने आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये तकाबली मुकाबला जो है ये जारी रहना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आलमी सतह पर पहली बार
उन बिछड़े हुए लोगों को उनके असल आबाई जगह से अदब से मुंसलिक करने में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का बहुत अहम किरदार है और इंशाअल्लाह ये रहेगा। तो इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि बरसगीर की उर्दू दुनिया से तल्लुक़ रखने वाले इन अदीबों शायरों की तख्लीकात में नए रुझानात जिस तरह दाखिल हो रहे हैं, अभी तक जैसा कि शगुफ्ता ने भी कहा और उनकी मकाला से भी ये ज़ाहिर होता है, उसमें अभी तक हिजरत के अज़ाब, हिजरत के असबाब, वतन से दूरी, वतन से मोहब्बत, अपनों से दूरी का किरब, ये सब कुछ अभी तक बहुत नुमायाँ है। और जैसा आपने कहा जनाब गौरी साहब, उनमें उन इलाकों का, उन मुल्कों का, उन सरजमीनों का अभी तक बहुत फुकदान दिखाई देता है जहाँ वो रहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो निश्चित सदी तक इन मुल्कों में अभी तक वो हिस्सा नहीं बन सके जिसमें नई चीजें शामिल हो रही हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ अदीब और शायर ऐसे हैं जिन्होंने इस रुझान को बदलने की कोशिश की है और उर्दू अदब में नए ख्यालात, नए तसव्वुरात, नई सोच व फिक्र पैदा की है। उनमें मिसालें मैं बहुत दे सकता हूँ लेकिन बचाऊंगा। नवाज चौधरी साहब हैं, नॉर्वे रहते हैं, उर्दू रीजन आवाज गायब हो गई। वही हुआ जिसका डर था। शायर जो है वो यकीनन किसी गैर मुल्क में रहता है। जैसे शगुफ्ता ने भी कहा कि कई बातें जो हैं वो वहां रहकर तो सोची जा सकती हैं लेकिन शायद इजहार पर पाबंदी हो। हम ये देखते हैं कि जहां तक के फैज और अहमद फराज की बेहतरीन नज़्में जो हैं वो उनकी हिजरत जो हिजरत थी उसके दौरान वो पाया तकमील तक आई। और अहमद फराज का तो बहुत सा कलाम जो है वो बैरून मुल्क लिखा गया और इस तरह लिखा गया कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो थे वो उनके लिए इनकलाबी नारे बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह ही हम देखते हैं कि शर्को गरब से लेकर इसमें आप एशिया ले लें, अफ्रीका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, जनूबी अमेरिका ले लें, यहाँ रहने वाला उर्दू अदीब जो है वो लिख रहा है और मुसलसल लिख रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेजेरी अदब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यहाँ से वहाँ पहुँचता है, कई लोग जो हैं उससे चौंक जाते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि हमारे मरहूम दोस्त इफ्तिखार नसीम इफ्ती जो लायलपुर से ताल्लुक़ रखते थे और बवजह वो कभी फैसलाबादी कहलाना पसंद नहीं करते थे। उनकी शायरी को आप देख लीजिए, वो उर्दू में बड़े मुनफरद मौज़ूआत लेकर वो आए हैं। इसी तरह डॉक्टर खालिद सोहेल जो हैं कनाडा में रहते हैं, उनकी कहानियाँ, उनके तराजम और उनकी नज़में और ख़ास तौर पर उनके समाजी नफ्सियाती मसाइल पर लिखे हुए अफसाने जो हैं वो ऐसी तख्लीकात हैं कि जिन्हें पढ़कर अंदाज़ा होता है कि बैरून मुल्क रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह सोचते हैं। आपने जिक्र किया शोफ्ता जी, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। इशरत मोइन सीमा, उनके मियाँ अनवर रहबर और उनके भाई सरवर गजाली, ये तो एक ऐसी सुकून बनी हुई है जर्मनी में उर्दू अदब के हवाले से कि नित नए ख्यालात का इजहार करते हैं और जिस तरह से उर्दू के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हर चंद के अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं लेकिन मुकाबला करने के लिए ये तीनों इकट्ठे भी हो जाते हैं और ये इनका अंदाज बहुत खूबसूरत है। और इससे ये भी देखा जा सकता है कि इनकी तख्लीकात में एक दूसरे का असर कहाँ तक ये कबूल करते हैं। और अक्सर व बेशतर मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है। इन तीनों का अपना अपना मुनफरद और जुदागाना अंदाज है।
जिसका ये इजहार करते हैं। कनाडा में आपने तकी आबदी साहब का जिक्र किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका आज तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में तूती बोल रहा है, और कैसे ना बोले, डॉक्टर अबीद तकी जो है वो बड़े अच्छे नबाज हैं उर्दू के। फरखंदा रिजवी जो है लंदन में बड़ा अच्छा लिख रही हैं। और इसी के साथ ही हमारे एक और हैं जतिंदर बिल्लू। मुझे अफसोस है कि महजरी अदब में ऐसे अहबाब का जिक्र नहीं किया जाता, और खास तौर पर जो अभी जिंदा हैं, ये जाए कि हम जो वफात पा चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, उनको सामने लाएं। उनमें लंदन में कैसर तमकीन का नाम जो है वो किसी भी तरह से, फिरोजा मुखर्जी जो है उनका नाम जो है वो किसी भी तरह से बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अफसोस कि उनका जिक्र नहीं किया जाता, मालूम नहीं क्यों। जतिंदर बिल्लू का एक अफसाना है जिसे उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है, और उसे मैंने उर्दू का नाम दिया है मर्ग सहल। ये मर्ग सहल वो चीज है जो हालैंड में तो सरकारी तौर पर इसकी इजाजत है कि अगर आप अपनी जिंदगी से उकता गए हैं तो आप अपने डॉक्टर से ये कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। उर्दू अदब में अगर कोई कहानी, कोई अफसाना मेरी निगाह से गुजरा है इस मौजू पर, तो वो पहला अफसाना जतिंदर बिल्लू का है। इतना खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने आप को कुर्बान करने के लिए पेश करते हुए ये अफसाना लिखा है कि इसे जब भी आप पढ़ें एक नई चीज सामने आएगी। तो इस तरह के कई लोग जो हैं वो कर रहे हैं। हमारी ख्वातीन जो लिख रही हैं उनमें अभी तक अगरचे लबो रुखसार की बात वो करती हैं, महबूब की बात करती हैं, लेकिन जज्बात का इजहार जिस तरह वो करती हैं वो पहले मुमकिन नहीं था उनके लिए अपने अपने आबाई मुल्कों में। अब वो खुलकर इस बात का इजहार कर रही है। मैं किसी के शोरा पेश करके मिसालें नहीं दूंगा, आप खुद मत कीजिए इनकी शायरी का, कि वो बात जो कई पर्दों में कही जाती थी अब खुले आम कही जा रही है। और ये इस यूरोप का थोड़ा सा उनकी सोच, फिक्र और उनके रुझानात पर असर का नतीजा है। अपने आबाई वतन से ये शोरा और ये अदीब जो हैं अपनी मौजूदा सूरत हाल का मुआजना करते रहते हैं और मातम कुनाह दिखाई देते हैं कि उनके मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये यूरोपीय ममालिक या वो जहाँ कहीं भी आबाद हैं, अफ्रीका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ ये तरक्की, ये खुशहाली, ये इंसान दोस्ती, ये इंसानियत परस्ती, ये जो है ये उन मुल्कों में क्यों नहीं हो सकती जो इसका दावा तो करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर यूरोप और शुमाली अमेरिका के इन्हीं ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अदीब और शुरा मौजूद हैं, इनकी तख्लीकात और नस्ल पारों या शायरी का मुआवजा किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि तख्लीकी रुझानात इनमें बहुत ज़्यादा अब उभर रहे हैं निसफ सदी के बाद। और ये वहीं पर हमें ये भी बात खुलकर सामने आ जाती है कि उर्दू महजरी अदब एक पूरी नस्ल का अदब है। वो नस्ल जो अपने मुल्कों से कूच करके यूरोप में या कहीं और बैरून बर्रे सगीर आकर आबाद हो गई, ये उसका नस्ल है। अब इसमें आगे क्या हमें मिल रहा है, ये नस्ल अब रोजो शब गुजारते हुए कम से कम तर होती जा रही है। हमारी नई नस्ल जो है वो, जैसा कि हमारे आज के मेज़बान और हमारी बेहतरीन जो हैं तंजीमी उर्दू अदब से मुतल्लिक तंजीमें कसोवा और सिमवा के सरबराह और बानी जनाब फैज़ सिंह गौरी के नावल में भी ये चीज़ हमें मिलती है कि नई नस्ल जो है वो किस तरह अपनी ज़ुबान, अपने माहौल से अलग होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन खैर ये कमी जो है ये साथ ही साथ यूं भी पूरी हो रही है कि अभी तक बर्रे सगीर से हिजरत का अमल जो है, लोगों की हिजरत का अमल, वो रुका नहीं है, बल्कि वो भी मुसलसल किसी न किसी तरह से जारी है। हाँ, उसकी वजूहात जो है वो बदलती जा रही है कि महजूरी अदब के रंग भी बदलते जा रहे हैं।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مذکورہ حالات جو ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے اور مغربی ممالک میں پاکستانی اور ہندوستانی برادریوں پر مکمل طور پر اگر ان کے تخلیق کردہ ادب پر نگاہ ڈالی جائے تو مستقبل ہمیں پر امید دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے حوصلے بڑھانے والے اور وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے حوصلے بڑھانے والے اور ہمیں اس چیز کی تحریک دینے والے کہ اپنا کام آپ جاری رکھیں، جناب خواجہ محمد اکرام الدین صاحب اور جناب جیم فے غوری صاحب اور کئی دوسرے احباب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جب تک ہمیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں، ہماری شگفتہ بہن نے جس طرح سے ساری چیزوں کا ذکر کیا، میں حیران ہوں کہ سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے وہ کتنی وسعت نظری سے کام لیتی ہیں اور کس طرح مجوری ادیبوں کے تخلیق کردہ ادب پر ان کی نگاہ ہے۔ بہت مبارک ہو، اور اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت خوب۔ ابھی جناب نصر ملک صاحب بہت عمدگی سے بیان کر رہے تھے کہ ادب جو ہے، مہجری ادب جو ہے، وہ ہجرت کرنے والے زیادہ تر تخلیق کرتے ہیں۔ مثلا برِ صغیر سے جو لوگ یورپ آئے، آسٹریلیا گئے یا امریکہ گئے، انہوں نے وہاں پہ اردو زبان و ادب کو خیر بات نہیں کیا، بلکہ اس کی آبیاری اب بھی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مرتے دم تک وہ کرتے رہیں گے۔ اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے لوگ تخلیق کر رہے ہیں۔ لیکن میرے سامنے ایک سوال بھی ہے کہ جب انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو اس وقت جو ادب تخلیق ہوا تھا وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے ناولوں میں وہ ہجرت کا کرب، دکھ اور اس کے سارے حالات جو ان کو درپیش آئے وہ انہوں نے بیان کیے۔ اور ابھی ہمارے ساتھ نئی دہلی انڈیا سے پروفیسر محمد خواجہ اکرام الدین صاحب موجود ہے، جو جواہر لال یونیورسٹی نئی دہلی میں پروفیسر ہے، اور اردو دنیا میں ایک دانشور کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ بہت سا انہوں نے ادب میں کام کیا ہے اور ابھی کر رہے ہیں، نیو ٹیکنالوجی میں بھی اور کتابی صورت میں بھی اور ڈیجیٹل لیول پہ بھی بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ بہت لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے رائے جو ہے وہ ادب کے پیاسوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے چیئرپرسن بھی ہیں اور بہت ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور میرے سے جو کچھ رہ گیا وہ لوگ بہت سے جانتے ہیں، وہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا جدید اور موجودہ کام جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں، اور آج کے موضوع پر مہجری ادب کے بارے میں بھی ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب پروفیسر محمد خواجہ اکرام الدین صاحب، نئی دہلی انڈیا سے۔ نصر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ جی نہیں، یہ جناب غوری صاحب نے اپنا بیان اس بات پر اختتام کیا ہے کہ آپ کے لیے کہ وہ کچھ اور بھی ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، تو غوری صاحب شاید میں آپ کے اس مسئلے کو یوں حل کر سکتا ہوں، شاید میں یوں حل کر سکتا ہوں کہ اردو ہے جس کا نام، وہ ہے خواجہ محمد اکرام الدین۔ واہ کیا بات ہے، سچ ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں جناب جیم فے غوری صاحب کا، جو سربراہ ہیں سمبھار ساکھوا کے، اور بہت ہی اہم موضوع 2021 مہجری ادب رجحانات کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ رکھا ہے۔ نصر ملک صاحب نے اور ہماری بہن ڈاکٹر شگفتہ فردوس صاحبہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور بہت کم وقت میں
انہوں نے اپنی بات کو سمیٹا. یہ کم وقت میں بات کہنے کا سلیقہ اب تک مجھ میں نہیں آیا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں. بار بار بات آ رہی ہے مہجری ادب کی اور ہجرت کے حوالے سے بات کی گئی, اور ابھی جیم پہ غوری صاحب نے تقسیم ہند کے بعد, ہند و پاک کے بعد جو ہجرت کا کرب تھا اس کا جو اظہار ہوا ہے ادب میں, اس کے حوالے سے اشارہ کیا. دیکھیے سفر سے شروع ہوتا ہے ہجرت. ہجرت کا معاملہ سفر سے ہے, یعنی آپ سفر کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تو وہ ہجرت ہے. اور ہجرت کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں بھی ہیں, ہے نا. شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں در بدر, ہے نا, یہ بھی بہت مشہور شعر آپ کو یاد کیا ہے. کیا کہنے یہ ہم کیا, ہماری ہجرت کیا, یہ تمام چیزیں. ایک بات ہے سفر کے حوالے سے, یہ بات تو مسلمہ ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے. ظفر ہے, یعنی اگر آپ نے سفر کیا تو گویا ظفر یابیوں کو گلے لگانا آپ کا مقدر ہے. یہ سفر وسیلہ ظفر, سفر سے ہم ایکسپلور کرتے ہیں. نصر بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں انسانوں کا وجود سفر سے ہوتا ہے. حضرت آدم کا جنت سے سفر دنیا کی طرف, کیا بات, دنیا کو تسخیر کرنے کے سمت میں پہلا قدم تھا. حضرت آدم اگر نہ آتے, وہ سفر نہ ہوتا جنت سے اس دنیا عرضی دنیا تک, ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو آج ہم مسخر کر چکے ہیں, اٹلی میں آپ بیٹھے ہیں, ڈنمارک میں آپ بیٹھے ہیں, لاہور میں بہن بیٹھی ہیں, ہم یہاں دلی میں بیٹھے ہیں, یہ تمام چیزیں تسخیر ہو کر کے آئی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اس بات کی مرہون منت ہیں کہ اگر جنت سے یہ سفر دنیا کی طرف نہ ہوا ہوتا, کتنی ظفر یابیاں انسانوں کے مقدر میں لکھی گئی ایک سفر سے. ایک آپ دیکھیے انبیاء کرام کو دیکھیے, جتنے نبی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون, حضرت یوسف, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. مکہ سے مدینہ تک کا سفر کہنے کو تو ایک ہجرت ہے, ایک سفر ہے, لیکن وہ سفر کیا تھا؟ وہ سفر ایسا تھا جس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا, سماجی زندگی, معاشرتی زندگی کو انصاف اور مساوات پہ لا کے کھڑا کیا. تو یہ تمام اسفار اب آپ دیکھیں کہیں نہ کہ آپ دیکھیے اتنی بڑی تاریخ اس کے پیچھے اور اتنے بڑے حوالے ہیں سفر کے اعتبار سے. اور چلیے ان تمام باتوں کی طرف تو میں نے صرف اشارہ کیا ہے, آپ سب سمجھتے ہیں, ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ وہ سمجھ گئے کہ سفر وسیلہ ظفر کیسے ہے, اور ہم سفر کے بدولت ہی یہاں آج بیٹھے, ورنہ عالم ارواح میں ہوتے کہاں ہوتے یہ بھی نہیں اللہ میں. اچھا وہ بھی ایک سفر شروع ہوگا جب ہم جائیں گے, موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو یہ سفر رکنا نہیں ہے, ایک سفر اور ہونا ہے. ایک سفر یہ ہے جسے ہم ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھ رہے ہیں, ایک سفر وہ ہے جو ہمارے اعمال کے حوالے سے آپ کو دیکھنے. اب دیکھیے اردو والوں کی خوش نصیبی, بھائی آپ کو کیا پڑی تھی, یہ آپ پاکستان جیسا پیارا ملک چھوڑ گئے, کوئی اٹلی میں جا بیٹھے, کوئی ڈنمارک میں جا بیٹھے, ہندوستان جیسا عظیم ملک چھوڑ کر کے کوئی کینیڈا اور نہ دنیا کے کس کونے میں جا بیٹھے, کیا پڑی تھی, ہجرت کی وجہ کیا؟ بہت بہت اہم سوال. بہت لوگوں نے, اچھا کئی لوگوں نے, ڈاکٹر صاحب میں نام نہیں لوں گا, بڑے اختلافات ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نئی اردو کی نئی بستیاں کیا ہے, بلا وجہ کی بات ہے, اور میں سخت اختلاف. اچھا میرے اختلاف کرنے کا طریقہ کچھ اور, اختلاف کر کے ان کی باتوں کو بالکل دہراتا ہی نہیں, نہ ان کا نام لیتا, بلکہ عملی طور پہ کچھ اور کر کے دیتا. تو آج دیکھیے اردو کی بستیاں جگمگا رہی ہیں, یہ ہجرت کا وسیلہ ہے. ہجرت کی ظفریابی ملی ہے, آپ کی ہجرت کی وجہ سے اردو کو یہ سربلندیاں ملی. اور آج کی دنیا میں جو ادب کے پیمانے ہیں ان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈائسپورا آپ کا کتنا مضبوط ہے. اور اردو کا تو دو حوالہ ہے, ایک تو وہ ہے جو مہجری ادب کے حوالے سے ہے, اور ایک ادب وہ ہے جو غیر ملکی ادب کے حوالے سے ہے نا. اب جیسے مصر میں دیکھ لیجئے, تاشکند میں دیکھ لیجئے, ماریشس میں دیکھ لیجئے, اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں جاپان میں دیکھ لیجئے, آسٹریلیا, ہر دنیا کا کسی آپ کے یورپی ممالک میں دیکھ لیجئے, امریکہ میں دیکھ لیجئے, وہاں کے لوگ وہ جو اردو پڑھ رہے ہیں, اردو لکھ رہے ہیں, کیا امریکن, کیا یورپین, کتنے بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے محققین ہوئے ہیں. تو ایک خانہ وہ ہے جو اردو کی سربلندی کا ہے, اور دوسرا بڑا خانہ وہ ہے جو مہجری ادب کا ہے.
اور یہ محبوبی ادب تو وہ ہے جس کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے. آج میں بٹھاتا ہوں. نصر ملک صاحب نے جن لوگوں کے نام لیے, ظاہر ہے وقت کم تھا اس لیے نام کم لیے, لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں, چاہے جتیندر بلو کا نام آپ لیں, رضیہ فصیح احمد کا نام لیں, رضیہ اسماعیل کا نام لیں, برمنگھم میں, ابھی سے لے کے اس وقت سے 70 سالوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے, میں نے کم از کم ریسرچ کرایا ہے اردو کی خواتین شاعرات پہ, اردو کی خواتین افسانہ نگاروں پہ, یورپی افسانہ نگاروں پہ, ہے نا, اور اس طرح سے مختلف یورپ نے مہجری تحقیق و تنقید کے حوالے سے, اور ابھی یہ ریسرچ کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک دستاویز ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مہجری ادب کو نظر انداز کیا گیا, یہ ہماری کوتاہ نظری تھی, یہ ہماری کوتاہ دامنی اس کو کہی. کوتاہ دامنی اس لیے کہ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا دامن ہم نے سمیٹ لیا, پھول کہاں سے آئیں گے؟ تو دامن کو وسیع نہیں کیا, علاقائی زبانوں کو بھی نظر انداز کیا, اور مہجری ادب کے بڑے سرمایہ کو بھی نظر انداز کیا. یہ بڑا المیہ ہے. لیکن بہت خوشی کی بات ہے غوری صاحب, آپ نے ایک سوچنے کے لیے ایک موضوع دیا کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا, میں ذرا, چونکہ یہ تمہیدی گفتگو اس لیے سامنے آ گئی کہ 2 باتیں نکل کے آئی تھی آپ تینوں حضرات کے حوالے سے, تو میں ہجرت کے حوالے سے کبھی اور ہمیں بات کرنی چاہیے کہ مہجری ادب کیا ہے, مہجری ادب کس کو کہنا چاہیے. اور میں تو زور ڈال کے یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی سفر کیا اپنے وطن سے اور دوسری جگہوں پہ جا کے مقیم ہو گئے, کچھ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اٹلی صاحب تو اٹلی کے ہیں, وہ آپ کہاں پاکستان کے رہے, تو آپ ان کو مہجری ادب ادیب نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں نہیں, آپ کو کہنا ہی پڑے. میرا ایک نظریہ ہے, میری ایک تھیوری ہے, اور اس پر میں ڈٹا ہوا ہوں, اور میں بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ مہجری ادب ہے اور رہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ یہ ہجرت کا سلسلہ جاری ہے. یہ بات یہاں ختم ہوتی. اب جو غوری صاحب نے جو موضوع رکھا ہے اس کے حوالے سے میں پہلے کرونا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا کرونا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیوں ادا کرتا ہوں؟ کم از کم اس کرونا نے یہ تو کیا کہ لوگوں کو بہت قریب لا دیا. اگر یہ کرونا نہیں ہوتا اور ہماری بہن شگفتہ نے کہا کہ تنہائی کا احساس لوگوں میں نہ ہوتا, اس احساس تنہائی اور احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اس ڈیجیٹل میڈیا نے ایک سہارا دیا. ایک اگر مصیبت تھی تو دوسری نعمتیں بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم کم از کم آن لائن اور اس طرح کی میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے سے قریب ہو سکے, ایک دوسرے کو جان سکے. یقین مانیے 2021 کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں صرف 2021 تک کی بات کروں کہ 2021 میں صرف مہجری ادیبوں کے حوالے سے دیکھیے کون سا ایسا ملک ہے مہجری ادیبوں کا جہاں پہ اس طرح کی کانفرنسز نہیں, جہاں اس طرح کے مشاعرے نہیں, جہاں ادبی گفتگو نہیں. میں ہندوستان پاکستان کی بات چھوڑ رہا ہوں, صرف مہجری ادیبوں کی بات. اتنی بڑی حصولیابی ہے کہ اگر اسی کو لکھ دیا جائے تو یہ تاریخ میں ایک عظیم کارنامہ ہوگا اردو ادب کی سرگرمیوں کے حوالے سے. اور زبان زندہ رہتی ہے سرگرمیوں سے, صرف سننے سے, پڑھنے سے, لکھنے سے بات نہیں ہوتی ہے. اس کی ترسیل, اس کا ابلاغ, اس کی تشہیر اور اس کی ترویج, یہ تمام چیزیں بیک وقت ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر کھارا پانی کس کو بھائے, وہی بات ہوگی جو نثر سرے ہیں. اور کون سکھائے, سکھانے کے لیے کوئی ہم نہیں آئیں گے, آپ ہی لوگ سکھا رہے ہیں. اچھی بات ہے, بہا بھی رہے, سکھا بھی رہے, چاہے وہ کھارا ہو یا میٹھا ہو. تو بہت بہت دلچسپ آپ نے یہ تپاہی کہی ہے, ہندی میں اس کو تپاہی کہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا مہجری ادب کے حوالے سے اگر رجحانات کا جائزہ, میں نے چونکہ خاص طور پر مجبوراً مجھے پڑھنا پڑا جو تحقیق کے مقالے ہمارے ریسرچ, مجبوراً میں کہہ رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے مصروفیات بہت ہوتی ہیں, لیکن جو طالب علم اپنے مقالے لکھ کے آتے ہیں ہر بحث ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. یہ تحقیق کا حق اسی میں ادا ہو. تو ان ہمارے ریسرچ اسکالرس نے جو مہجری ادیبوں پہ تحقیق کی اور مقالے جمع کیے, اور جو مقالے ابھی لکھ رہے ہیں, ابھی اس سال 2022 میں 3 مقالے لکھے جا رہے ہیں جو مہجری ادب پہ ابھی جمع ہوں. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو میں شائع کرنے کا اہتمام کروں. تو تب میں فردن کئی ایسے احباب ہیں جن کو میں نہیں جانتا تھا, لیکن شکر ہے اللہ کا کہ دنیا کے کسی بھی مہجری بستی میں ضرور میں احباب کو جانتا ہوں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں. جاننا الگ بات ہے اور خدمات کا اعتراف الگ بات ہے, چاہے ہم گمشدہ لوگ ہی کیوں نہیں. کیا بات ہے, کیا کہہ رہے اس گمشدگی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں.
اور یہ ذرا غیر اخلاقی ہے کہ آج ہم گمشدہ لوگوں پہ بات کریں. میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں, ان کی شاعری پہ گفتگو کر چکا ہوں, لیکن اس زمانے میں کورونا کے عہد میں جو شاعری سامنے آئی, جو افسانے لکھے, جو ناول سامنے آئے, جو تحقیق سامنے آئی, بے مثل, بے نظیر, بہت ہی وقی, بہت ہی ثروت مند, یہ بڑی بات ہے. تو یہ تو 2021 دیکھیے, ہم آج آخری مہینے میں بیٹھے ہیں, 18 تاریخ ہے دسمبر ہے, 25 تاریخ کو جیم فغوری صاحب کے جنم دن پہ منائیں گے. آپ میرا بھی منائیں گے. جی جی, مل کے منائیں. کیا کہہ رہے. تو یہ جو آخری سال ہے, یہ سال, مہینے, دن کیا ہے کے طور پر یہ ہم عدد ہے, گنتے ہیں کہ صبح کیسے صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس کو ناپنے کے لیے یہ صبح و شام کا پیمانہ بنا رکھا ہے, تو کبھی جنوری آنا ہے, کبھی دسمبر کو ختم ہونا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پوری دنیا جشن منائے گی الگ الگ طرح سے. ہم ادیبوں کو جو بر صغیر میں بیٹھے ہیں, ہم اردو والوں کو جو بر صغیر میں بیٹھے ہیں, اور وہ اردو والے جو بر صغیر سے باہر مہجری ادب کے طور پر, مہجری ادیب کے طور پر اردو کے آسمان کے روشن ستارے ہیں, سب مل کر کے ہم لوگوں کو ایک عزم کرنا چاہیے. وہ عزم یہ ہے کہ اب الحمدللہ سرحدوں کی کوئی پابندی, کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, کسی ویزا کی ضرورت نہیں. ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کر کے پروجیکٹ طے کر سکتے ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کر کے ورکشاپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کن کن مسائل پہ کام کرنا چاہیے. اور دیکھیے, دنیا کی تاریخ میں اداروں نے کبھی بڑا کام, فرد نے کہا, تاریخ اٹھا کے دیکھیے, سیاسی, سماجی, مذہبی تاریخ افراد نے کہا. ادب کی بات کریں, یہاں بھی افراد نے, سرکاری ادارے پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے, افراد آزاد ہوتے ہیں, کھلے آسمان میں اقبال کے شاہین کی طرح پرواز کر سکتے. تو ہمیشہ اداروں نے نہیں بلکہ افراد نے کام کیا ہے. تو ہمیں بحیثیت فرد کے, بحیثیت اردو کے ایک فرد کے, بحیثیت اردو کے ایک چاہنے والوں کی, ایک نیا ارادے کے ساتھ 2022 کا استقبال کرنا چاہیے کہ 2021 کا ہم نے شکریہ ادا کیا کورونا کی وجہ سے کہ اتنی سرگرمی ہو. خدا کرے کورونا ختم ہو جائے, لیکن یہ سرگرمی نہ ختم ہو, اس کی ضرور دعا جانی چاہیے. اس اعتبار سے 2021 کے مہجری ادب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تخلیق ہو, تحریر ہو, کالم ہو, تحقیق ہو, ادبی سرگرمیاں ہو, ہر اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی عرفہ رہا ہے. اور یقیناً ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. دیکھیے, آج کی تشہیری دنیا ہے, ہم کون ہیں یہ مجھے خود بتانا پڑتا ہے. آج کے دور میں ہمیں خود بتانا, تو ہمارا ادب کیا ہے, ہم اس سے وابستہ ہیں. ہمارا ادب کیا ہے یہ ہمیں بتانا ہے. کیوں ہم یہ کہیں جب بھی کوئی خواب دیکھیں, سراب دیکھیں, عذاب دیکھیں, یہ تیرے معجزے بھی کیا. نظر صاحب بول رہے ہیں اس سراب کو حقیقت میں بدلا ہے. کیوں نہ تجھ کو بے حجاب دیکھیں, کیوں نہ یہ تیرے شعبے کیا ہے, سارے شعبوں کو معجزوں میں اور کرشموں میں تبدیل کرنا ہے. نئے عزم کے یعنی 2022 کا اس طرح سے استقبال کریں, اور 2021 اس طرح سے بہت ہی تابندہ ہے, بہت ہی اس اعتبار سے تاریخ میں کہ ادبی سرگرمیاں بہت ہی زیادہ ہوئی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں, دوریاں بڑھی ہیں مسافت کے اعتبار سے, سفر کرنے کے اعتبار سے, لیکن نزدیکیاں بڑھی ہیں, دل سے قربت ہوئی ہے. جی فغوری صاحب ملے, ایک نعمت ہے ہمارے لیے, اور اسی کورونا میں ملے, اسی لیے میں نے شکریہ ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ موضوع ہے بہت ہی اچھا موضوع ہے, بہت ہی خوبصورت موضوع ہے, اور اس موضوع پہ آپ نے احتساب کے لیے دراصل ایک دروازہ کھولا ہے, اور یقیناً اس کا احتساب کیا جانا چاہیے, محاکمہ کیا جانا چاہیے, اور ان احتساب اور محاکمے میں صرف اور صرف احترام کا پلہ بھاری ہونا چاہیے. بہت شکریہ. کیا بہت عمدہ باتیں اور بہت آئیڈیاز, خیالات آپ نے نئے ہمیں دیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ سفر جو کرتا ہے وہی آگے چلتا ہے, تو ہم نے سفر کیا, اور سفر کر کے دوسرے ممالک میں 7 سمندر پار کہتے ہیں جو لوگ, وہ وہاں پر پہنچے. لیکن ہم نے اپنے رسم و رواج,
तहजीब और सकाफत को नहीं छोड़ा, ज़बान और अदब को नहीं छोड़ा, बहुत उसमें हम लिखते हैं। और यही आपके कहने के मुताबिक मैं नतीजा अक्स करता हूँ कि जो किसी और मुल्क में किसी और तहजीब और सकाफत में जाकर आबाद होता है, लेकिन वो लिखता अपनी ज़बान में है और अपने कल्चर, अपने लोगों के बारे में लिखता है, अपना दुख, अपना कर्ब, अपनी गम खुशी वो लिखता है, वही महजरी अदब है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने- मेरा जी आप कुछ कहना चाहते? नहीं, मैं ये अर्ज करना चाहता था कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हिजरत के मौजू और हिजरत के असबाब और पहली हिजरत जो थी उसका जिक्र किया, तो वो तो बिल्कुल बजा थी। और आपने साथ ये भी फरमाया कि इस हिजरत के नतीजे में जो आज भी जारी है, हमने क्या क्या किया और किस तरह से हम तकलीफ पा रहे हैं। और गालबन यही वजह थी कि इकबाल को ये कहना पड़ा कि बागे बहश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, जी बागे बहश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, अरे मियाँ कारे जहां दराज है हम अब मेरा इंतजार कर, इंतजार कर। क्या अरे हाँ दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो इस कारे जहां के दौरान जो कारनामे और जो काम ये महजूरी अदीब कर रहे हैं, बात है अपने आप में। और अगर देखा जाए तो यही चीजें जो हैं ये हम जैसे लोगों को भी उकसाती हैं, मुहर्रक रखती हैं, तहरीक देती हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। और बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया। आप गौरी साहब शायद मुझसे इत्तफाक करें कि एक नावल है हमारे यहाँ, बहुत अहम तस्वर किया जाता है, हवाले के तौर पर उसका नाम लिया जाता है उदास नस्लें। जी जी अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अब्दुल्ला हुसैन ने अगर लंदन की गलियों की खाक ना छानी होती तो ये नावल कभी तहकीक न कर पाते। ये नावल भी उन्होंने यहीं बैठकर लिखा था। इसके अलावा हमारे और भी कई नावल निगार हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है कि उनकी तख्लीकात, जैसा ख्वाजा साहब ने कहा था, बल्कि मैं तो उनसे ये अर्ज करूंगा कि काश कोई एक ऐसा अदारा हो जो यूरोप और दुनिया भर में फैले हुए और ख़ासतौर पर मश्क वस्ता में फैले हुए अदीब व शुरा की शाया शुदा किताबों को अपने यहाँ एक जगह इकट्ठा कर सके। और इस सिलसिले में ये जो अदीब और शुरा दुनिया भर के कोने कोने में फैले हुए हैं, ये अपनी तख्लीकात वहाँ पर भिजवाएं, न सिर्फ ऑनलाइन जो मवाद मिलता है, बल्कि प्रिंट की सूरत में जो है वो इनको भेजे, ताकि चलिए एक महजरी कुतुबखाना या महजरी लाइब्रेरी ही बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और नसर भाई, मैं आपकी बात काटता हूँ, मैंने वो जो प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर मेजरी अदीबों के लिए ही रखा है, मेजरी अदीबों का एक गोशा रखा, उसमें ज़रा आप लोगों को मेहनत करनी होगी, अपने अदीबों के तमाम लोगों से कोई ऐसी नशिस्त रखी जाए, यूरोप अमेरिका सब लोग सबों को जमा करें और उनको हम बताएं ये दरअसल ये तशहीर है, तरवीज है, और आपके हवाले से बाज़ाब्ता उसमें हमारा जो ई पब्लिकेशन का सेंटर है उसमें मेजरी गोशा रखा है ताकि रिसर्च करने वाले आसानी से। अब देखिए ना, आपसे कितने लोग बात करते होंगे, गौरी साहब से भी कितने लोग बात करते होंगे, ये चाहिए वो चाहिए, एक जगह जमा हो जाए तो कम से कम लोगों तक रसाई हो सके, वो ये बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करनी चाहिए। जी, आज मौका मिला है जी, क्योंकि बड़े अच्छे और खूबसूरत लोग और दानश्वर लोग और गहरी आदत पे गहरी नज़र रखने वाले लोग दानश्वर यहाँ पे जमा हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम पाकिस्तान से इंडिया आने वालों का अदब पढ़ते हैं और पाकिस्तान से इंडिया जाने वालों का अदब पढ़ते हैं, लेकिन मेरे मेरे ज़हन में हमेशा ये आता है कि मिडल ईस्ट में जो लोग आबाद हुए हैं जाके, उनके किसी नावल शायरी का जिक्र नहीं आता। इसकी कोई वजह है? जी मलिक साहब। नहीं, मेरे ख्याल में हमारे मोहतरम जनाब ख्वाजा साहब कुछ कहने वाले थे, मेरी तो उंगली वैसे ही उठ गई। लेकिन 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 आपने ये बड़ी अच्छी बात की और इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मशरिक़ वस्ता में और ख़ासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और इसकी रियासतें जो हैं, इनमें जो अदब तख्लीक पा रहा है वो हमने देखा है कि वो ज़्यादातर शेर व शायरी तक ही
محدود है जी जी और उसमें किसी और सनफ का इजाफा नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा, इसलिए कि शायद हम दूर अफ्तादा मुल्कों में रहते हैं इसलिए। लेकिन उनका शेर व शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, बड़े बड़े अहम लोगों को बुलाते हैं, बल्कि कई कई लाख रुपए का इनाम भी वो दे देते हैं। जी, ये अलग बात है कि उसका फैसला कैसे किया जाता है, क्या होना है क्या नहीं, लेकिन इस मामले में वो बड़े तेज हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ इंटरनेट पर उनकी जो तकरीबात होती हैं वो बड़े आला पैमाने पर होती हैं, और उसकी वजूहात हम समझते हैं कि जहाँ पेट्रोल डॉलर लगाया जाए और जहाँ पेट्रोल हो वहाँ आग तो जलेगी। और लेकिन इस आग में इस आग में ये लोग जो हैं ये कुंदन बनकर निकल रहे हैं। और वहाँ जो शायरी तकलीफ पा रही है, मैं शायरी की हद तक बात करूंगा। वहाँ अंजुमन इकबाल एकेडमी मिडिल ईस्ट जो है दोहा में, उसके जो सरबराह हैं अफजल साहब, अगर आप उनके मौजूदा, हाँ बात आ गई नसर लिखने की, तो ये उनके खतूत जो हैं गालिब के नाम, अगर आप वो पढ़िए और गालिब के असल खतूत जो उन्होंने कई दोस्तों के नाम लिखे हैं उनको सामने रखिए, तो यकीन कीजिए ये मुबालगा राय नहीं होगी कि आपके लिए ये तलाश करना मुश्किल हो जाएगा कि वाकई ये खत उनका लिखा हुआ है या गालिब का लिखा हुआ है। इतने खूबसूरत है। उनका मजमुआ आने वाला है, या हो मुमकिन है कि आ गया हो। ये गुजरगाहे ख्याल के नाम से वो एक अपना वेब साइट पे रखते हैं, उस पर वो इजहार ख्याल करते हैं। बहुत खूब। लेकिन आपका सवाल गौरी साहब अपनी जगह पर है कि उन लोगों को भी सामने लाया जाना चाहिए और ये बात देखनी चाहिए कि उनमें किस तरह की तकनीकात जो है वो सामने आ रही है। जी ख्वाजा साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुछ तंजीमें हैं जो बुनियादी काम कर रही हैं, जैसे बज़्म अदब दुबई है जिसमें रेहान खान उसके सरपरस्त है, सेक्रेटरी है। वो स्कूलों में उर्दू तालीम के लिए बाज़ाब्ता फंड कर रहे हैं, किताबें जमा कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं हिंदुस्तान के कई प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, और वहाँ साल में 1-2 तकरीब करते हैं। इनकी तकरीबात बुनियादी तौर पर वो समाजी और माशरती ज़्यादा होती है, अदबी कम होती है, वो पूरा जम गफ़ीर होता है। ऐसे जम गफ़ीर के लिए ज़ाहिर है कि हमारा सबसे बड़ा इदारा जो उर्दू की तरवीज का है वो एक मुशायरा है। तो मुशायरे के ज़रिए वो लोगों को करीब रखते हैं। अभी अफरोज़ आलम साहब हैं, उन्होंने कुवैत में उर्दू नाम से किताब लिखी है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कुवैत की पूरी अदबी तारीख, वो मुशायरे की अदबी तारीख जो है वो उसको बयान किया है, क्या क्या सरगर्मियाँ रह सकें। तो खाल खाल इस तरह के काम हुए हैं, लेकिन खलीजी ममालिक में ख़ास तौर पर कुवैत में हमेशा सरगर्मियाँ ज़्यादा रही हैं। और जिन तंजीमों के ज़िक्र आपने ज़िक्र किया, या इनाम की इनामात और अवार्ड की तकरीबात जो होती हैं साल में, ये अहम हैं। तो उस जानिब भी तवज्जो की जानी चाहिए, बहुत सही आपने कहा, और हमारी तवज्जो तो है उस जानिब, लेकिन हम उनको मेजरी अदब इसलिए अदीब नहीं कहते कि वो तो सिर्फ मुलाजमत के लिए एक मखसूस वक्फे के लिए जाते हैं, वो वहाँ की न तो शहरियत लेते हैं बल्कि वहाँ वो क़याम पज़ीर होते हैं। तो हमें, जैसे हमने मेजरी और गैर मुल्की अदब का 2 खाना बनाया है, तो वो क़याम पज़ीर मेजरी अदीब जो है, इस हवाले से भी कुछ क्वाइन करना पड़ेगा कि जो क़याम पज़ीर हैं वहाँ, वो बाज़ाब्ता शहरी नहीं हैं, इसलिए हम उनको मेजरी अदब में नहीं रखते हैं। लेकिन बहरकैफ़ उनकी सरगर्मियाँ अपनी जगह पे काबिल तारीफ़। एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि यूरोप में जो अदब तख्लीक हो रहा है वो नसर की बजाय वो भी शायरी में ज़्यादा हो रहा है, और वो भी आम शायरी है, मकबूल या अच्छी या आला शायरी के मुकाबले में नहीं है। इसकी कोई वजह ख़ास हो सकती है? जी, ऐसा है कि शायरी हर दौर में ज़्यादा की गई है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर हैं उनको उनके पास वसाइल भी कम है, सरगर्मियाँ भी कम होती हैं, और वो तन्हाई ज़्यादा उनके पास होती है, और तन्हाई का बेहतरीन इस्तेमाल है तख्लीक। तो नतीजा ये हुआ कि शायरी की तरफ लोग ज़्यादा राग़िब होते हैं, और ये अच्छी बात है कि जिस अदब में ज़्यादा शायरी होती है इसका मतलब उस अदब का चलन ज़्यादा है। तो शेर कहना, शायरी करना ये मायूब तो नहीं है, लेकिन इसी बड़ी जो बढ़ती हुई शायरी है, इस बढ़ती हुई शायरी में अगर कुछ नए लोग उससे तवज्जो पाके, रग़बत पाके सामने आते हैं। मैं जर्मनी में था एक प्रोग्राम में, फ्रैंकफर्ट में,
وہاں ایک نوجوان لڑکا 12 کلاس پاس کر کے، ظاہر ہے کہ وہ ہندوستانی پاکستانی نیشنلٹی تھی، وہ تو جرمن ہے. 12 کے لڑکے نے جب مشاعرے کی نظامت کی تو مجھے خوشی ہوئی، اس لیے خوشی ہوئی کہ یہ میجری ادب کا سلسلہ یہاں نہیں رکا. ایک شعر اس نے کہا آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے. اب دیکھیے وہ شعر ہے، ایک ہاتھ میں تیلی ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، کہیں آگ لگانی ہے، کہیں آگ بجھانی ہے. کیا کہنے میں نصر بھائی پھر سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. جی بالکل. فرینکفرٹ میں جب میں موجود تھا ایک پروگرام میں، تو وہاں نشست ہوئی سیمینار کے بعد شعری. تو 12 پاس کر کے ایک نوجوان لڑکا جو ظاہر ہے کہ کسی میجری گھرانے کا ہی فرزند ہے، اور وہ آپ تو باضابطہ جرمن ہے، وہاں پیدائش ہوئی، لیکن گھر کی تربیت اتنی اچھی تھی، مشاعرہ کی نظامت کی، اور شعر اس نے 2-3 اپنے پڑھے، اچھی غزلیں کہتا ہے. اس نے کہا تھا ایک ہاتھ میں تیلی ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، کہیں آگ لگانی ہے، کہیں آگ بجھانی ہے. چھوٹے سے لفظوں میں کیا خوبصورت شعر کہا، کیا عمدہ خیال پیش کیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ نئی نسل بھی کہیں نہ کہیں تیار ہے. تو شاعری جو ہو رہی ہے تو اس کا استقبال کیا جانا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مشاعرے جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، پرانی قدروں سے الگ ہو کے ہوا کرے، لیکن مشاعروں نے بڑا کمال کیا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو مثالیں دوں. مشاعروں میں جو مارکہ آرائی ہوتی تھی انصر صاحب، مشاعروں میں جو معاصرانہ چشمک ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے. آج بھی یورپ میں بٹھا دیجیے، مجھے معلوم ہے کتنی چشمکیاں ہوتی ہے. ہندوستان پاکستان میں بٹھا دیجیے، کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن ان محفلوں میں ایک ساتھ اسٹیج شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لکھنؤ اور دلی والوں کا یہی حال تھا. کہا لکھنؤ والے تو درد و غم بانٹتے رہتے ہیں، اور لکھنؤ والے بڑے نازک ہوتے ہیں. تو کسی منچلے نے ایک دو ترہی مصرے دی. ٹھیک ہے. لکھنؤ والوں کو دیا ناتواں ہوں کفن بھی ہو حل، یہ اور دلی والوں کو دیا کہ اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ. اب ذرا غور کریے کہ شاعری یہ ہم نہیں کہہ سکتے، شاعری کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کہاں سے موضوع آئیں گے کہ قبر میں کسی آدمی کو زنجیر کے ساتھ کیوں رکھا گیا. شاعر ہی کا کمال ہے کہ وہ یہ گرہ لگاتا ہے کہ حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دیوان، حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دیوانے، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ. زنجیر کے ساتھ. بتائیے. ٹھیک ہے. ڈال دو سایہ اپنے آنچل کا، نہ تواں ہوں کفن بھی ہو حل کا. بھائی اس سے بڑی نزاکت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. تو یہ بالکل بجا کہا. اس لیے قبر میں رکھا زنجیر کے ساتھ، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر. کوئی یہ بھی کہہ گیا ہے کہ ہاں، یا دامن یزداں چاک یا اپنا گریباں چاک. جی وہ اقبالی ہے، اقبالی کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتے. تو شعری روایات میں ہمیشہ شروع سے دیکھیں، شاعری کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا ہے. نثر میں بہت سنجیدگی درکار ہوتی ہے، شاعری میں فکر، اور شاعری ایک ملکہ ہے. ملکہ سے مراد یہ ایک طاقت ہے جو کہ آپ کسب سے نہیں حاصل کر سکتے، یہ وہبی ہے، خدا کا عطیہ ہے. تو شعر وہی کہہ سکتا ہے جس کو یہ عطیہ ملا. لیکن نثر لکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو نثر کا ہمیشہ صرف فورٹ ولیم کالج کی ایسی مثال ہے کہ 100 سال ایک برس میں اتنی کتابیں لکھوا دی گئی کہ 100 سال میں نہیں لکھی گئی. باقی نثر کی کتابیں ہمیشہ چلی ہے، اور مجموعہ شعر کے ہمیشہ زیادہ آتے ہیں. کیا ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں کنکلوژن کے طور پہ اس ساری بحث پہ؟ بحث میں سب سے بہترین کنکلوژن جو ہے تو خواجہ اکرام الدین صاحب ہی دے سکتے ہیں، جو انہوں نے دی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ دی. ان کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی. اتنی مدلل اور خوبصورت گفتگو. میں ان سے ایک بات اور کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں انٹرپٹ کر دیا میں نے. سر بھائی نہیں، میں بس آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام میجری ادیبوں کا. 2021 میں جن کی تحریریں، جن کی سرگرمیاں سامنے آئی ہیں، ان کو میں مطلب تحسین و آفرین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سرگرمیوں سے، ان تخلیقی نگارشات سے اور آپ کی تحریروں سے، چاہے وہ کالم کی شکل میں ہو، چاہے اخبار میں جو بھی لکھ رہے ہوں، یہ یقیناً ہمارے ادب میں اضافہ ہے اور ادب کا دامن وسیع ہو رہا ہے. میری یہ دعا ہے کہ 2022
भी इससे बढ़ चढ़ करके हो, और हर आने वाला दिन जो है हमारे अदब, हमारी तहजीब के लिए एक जगमगाता हुआ रोशन दिन की तरह हो। ये मेरी दुआ है और ये मेरी तमन्ना है, और ये हमारी कोशिश होगी आपके साथ मिलकर, तनहा नहीं। मुझे बहुत से लोगों ने यूरोप से सवाल किया था कि ख्वाजा साहब से पूछना कि उनकी प्लानिंग महजरी अदब के लिए क्या है, क्या कर रहे हैं वो मुख्तसरन। अब अगर आप बता दें उनको तो वो शायद तो देखिए, ये जो है ये सिलसिला शुरू हुआ इससे पहले कि जनाब ख्वाजा साहब इस बारे में कुछ बताएं कि महजरी अदीबों के लिए उनकी तंजीम जो है वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन क्या कर रही है और क्या कर चुकी है और क्या करने के इरादे हैं, मैं दखल दर माकूलात नहीं प्लीज मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि क्या ये काफ़ी नहीं है जी कि हम महजरी अदीब जिन पर पिछले 50 बरसों की बर्फ जमी हुई थी, उस बर्फ को, मैं ये बर्फ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिन खित्तों में हम रहते हैं वहाँ के माहौलियात को मद्देनजर रखें, उस बर्फ को इन्होंने जिस तरह से पिघला कर हमें हमारे असली जामे में यूं पेश कर दिया है कि आज हमारी एक शनाख्त है, और जब हमारी पहले कोई शनाख्त ही नहीं थी, नसर मलिक अगर कोई कहानी लिखता है, अफसाना लिखता है, नज़म लिखता है, कहीं किसी के मदीरे मौसूफ जो हैं वो ये समझते हैं कि ये यूरोप से आई है, तो उसमें यूरोप जो होता है उसका किरदार ज़्यादा होता है, नसर मलिक का किरदार बहुत कम होता है कि ये उसकी तहरीर है। ख्वाजा साहब का ये करम है कि उन्होंने इस मुतस्सबानापन को भी दूर किया है। नहीं कि जी ये यूरोप वाले हैं इसलिए इनको अवलियत दी जाए, नहीं, एक मायार है और उस मायार पर जिस तरह चला जा रहा है, हमने देखा है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले ऐसे ऐसे अदीब व शुरा की तख्लीकात यहाँ हमें इस प्लेटफार्म पर, आपके प्लेटफार्म पर भी जनाब गौरी साहब और ख्वाजा साहब के प्लेटफार्म पर ख़ास तौर पर पिछले 2.5 वर्ष में सुनने को देखने को मिली हैं। उनके ख्यालात जो हमारे सामने आए हैं, हम सोच सकते हैं कि इस बहर में हम अकेले नहीं हैं, इसमें बड़े से बड़े भी लोग मौजूद हैं जो ऐसा अदब तख्लीक कर रहे हैं जो उन अदीबों और शायरों के लिए भी एक तरह की काबिल तकलीद हो सकता है जो हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे आपने कहा, हौसलों में एक बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा था जहां अली सरदार जाफरी, जमीलुद्दीन आली और इफ्तिखार आरफ और इस तरह के बड़े बड़े कद्दावर था, पाकिस्तान के आमरे मुतलिक जनरल जियाउल हक के दौर में हो रहा था। तो वहां खड़ा होके स्वीडन का एक शायर वो खड़ा होके अपनी गजल पढ़ता है, और उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है अपनी याददाश्त के हवाले से मैं की जिसात करूंगा। वो इन सब की तरफ इशारा करके कहता है, अबूए खून रफीका लिबास में इनके, यही वो लोग हैं जो कातलों से बगलगीर होके आए हैं। क्या बात, वाह वाह, क्या और कातलों से बगलगीर होने की जो इस्तिलाह उसने इस्तेमाल की, उसका बहुत बड़ा पस मंजर था, क्योंकि उनमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो ज़ियाउल हक से अदबी अवाज़ हासिल करके आए थे। तो ये बेबाकी, ये बेखौफी कहाँ से उसको अता हुई? स्वीडन से। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे अदब में दाखिल हो रही हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बाज़ अदीब और शायर, जैसा ख्वाजा साहब ने जर्मनी के नौजवान शायर की मिसाल दी, ये उन लोगों को भी एक नई राह दिखा रहे हैं, और इस राह को मुनव्वर करने के लिए, ताकि कोई भटके नहीं, ख्वाजा साहब ने जो चिराग रोशन किया है सरे राह, वो क्या है कि कौन ताक़ू में रहा और कौन सरे राह। शगुफ्ता शायद आप मेरी मदद कर सकें इस मिसरे को दुरुस्त करने में। शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है। तो
चिराग तो अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन लौ किसकी जो है वो काम कर रही है, वो आज हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनकी इन खिदमत को सलाम अर्ज करते हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कोई खिदमत नहीं है, बस अपना एक शौक है, एक ज़ौक है। और जैसा कि गौरी साहब ने कहा, तो ये मंसूबा बनाने में भी काफ़ी वक्त लगा, और मेरी खुशबख्ती है कि वह एसोसिएशन का जो क़याम अमल में आया, उससे बहुत पहले तकरीबन यूरोप या अमेरिका और दुनिया भर के लोगों से हमारे राब्ते थे, इल्मी अदबी शुरू से राब्ते रहे, और हमने शुरू से मेल और नेट के ज़रिए लोगों से राब्ते किए, और उनकी तहरीरें अपने, हमारा जो एक वेबसाइट है ख्वाजा-इकराम.com, वो 2009 से जारी है। तो शुरू के दिनों की जो वेबसाइट पे जो पोस्टिंग है, वो देखिए तो मेजरी अदीबों के और कॉलम अलग-अलग। फिर बाद में उसको फिर अपनी तहरीरों के लिए हमने मखसूस कर दिया, जब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हमने ओपन किए। तो ये एक मंसूबा बनाते-बनाते काफ़ी वक़्त लगा, लेकिन इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले हमने कई तहरीरें भी लिखी इस हवाले से, और तकरीबन वो अब शायद किताबी सूरत में उसको मुकम्मल कर ले कि तकरीबन जैसे 50 लोगों का तो बाज़ाब्ता अभी इंटरव्यू किया, लेकिन इससे पहले तकरीबन 20-25 जो बड़े अहबाब हैं, उन पर हमने बाज़ाब्ता कॉलम लिखे, और हिंदुस्तान के जो लीडिंग अखबारात हैं, जो कई सिटीज़ से शाये होते हैं, वहाँ वो छपता रहा, और मेजरी अदब के नाम से ही वो कॉलम छपता था, मेजरी हर हफ्ते। तो ये तमाम चीज़ें थी, पर बाद में ये जब हमने ये बनाया, तो हमारा मकसद सिर्फ़ एक था, बल्कि बहुत वाज़ेह तौर पर सिर्फ़ 3 है। एक तो ये है कि तमाम जो भी जहाँ भी लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले को भी शामिल किया है। क्योंकि गैर ममालिक में उर्दू सुनने वाले और बोलने वाले भी बड़ी नेमत है। तो सही उनके है, दरमियान बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके दरमियान एक रब्त और इश्तराक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है सूरत-ए-हाल है, तो तकरीबन तमाम लोगों से रब्त और इश्तराक है, लेकिन अमली तौर पर अब हम लोगों को कुछ मिल-जुल करके करना चाहिए। जैसे एक हमारा ख्वाब है कि महजरी अदब की तारीख़ लिखी जाए, जो यकीन क्या मानिए कि कहीं नहीं मिलेगा। इब्राहिम बाबू सक्सेना की किताब पढ़ लीजिए, जमील जालवी साहब की किताब पढ़ लीजिए इतनी जिल्दों में, लेकिन महजरी अदीबों के हवाले से एक गोशा नहीं है। वहाब अशरफी साहब ने आलमी अदब की तारीख़ लिखी, वहाँ भी महजरी अदब का कोई गोशा नहीं। क्या नसर भाई, क्या गौरी साहब, शगुफ्ता बहन, ये मुमकिन नहीं है कि हम लोग अगर तहिया कर लें, हम लोग अगर चंद लोग, मैंने कहा इदारे कभी काम नहीं करते, अफराद ही काम करेंगे। चंद क्या लोग अगर कहना है? तैयार हो जाएँ, तो ये 4-5 साल का वक़्फ़ा लगेगा, और महजरी अदब पर एक बेहतरीन तारीख़ लिखी जा सकती है। उसमें हमारे हिंदुस्तानी स्कॉलर्स, पाकिस्तान के स्कॉलर्स, आपके स्कॉलर शामिल होंगे, मुश्तरका तौर पे काम कर सकते हैं कि शायरी का एक गोशा किसी को दिया जाए। जिस तरह से एनसाइक्लोपीडिया तैयार होता है, उस तरह से राइट अप लिखवाया मुत्तफ़िक़ जाए। ये काम हमारा एक ख्वाब है, और ये ख्वाब सांबो और साकवा साथ आए, नसर भाई और शगुफ्ता साथ आएँ, और दूसरी बिल्कुल तंज़ीमें आपके साथ साथ आएँ, हैं, तो ये एक शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, और ये बड़ा काम होगा, ये हमेशा ज़िंदा इंशाअल्लाह। रहने वाली चीज़ होगी। एक, सही, फिर बाद में ये है कि यूरोप और यूनेस्को और यूएनओ वगैरह की जो तंज़ीम है, वहाँ से किसी तौर पर हमारे वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का राब्ता हो जाए, और उनका एसोसिएशन हो जाए। इसके रास्ते हमवार करने की ज़रूरत है, और हम लोग हर साल कहीं न कहीं मिलें। हमारा 2 साल से कुछ नहीं हो सका, अब हमने इरादा किया मार्च में एक इंटरनेशनल सेमिनार करने का। ओमिक्रॉन की क्या अगर मेहरबानी रही, तो वो सेमिनार इंटरनेशनल होगा, और अगर बहुत ज़्यादा मेहरबानी नहीं रही, तो वो नेशनल सेमिनार में तब्दील हो जाएगा। तो मार्च में, और वो उन्वान हमने उस दिन पिछले सेमिनार में ऐलान कर दिया था कि उर्दू अदब में मकामात और किरदार का जो ज़िक्र आया है, उनके तारीख़ी, तहज़ीबी, माशरती इंसलाकात की तलाश करनी है। चाहे वो हम गुमशुदा लोग में कोई तारीख़, कोई ऐसा किरदार आया हो, या इब्नुल वक़्त में आया हो, कहीं भी कोई किरदार आया हो, तो ये बड़ी बात होगी। तो हमारा सिर्फ़ 2 ही काम, एक काम रब्त इश्तराक का, दूसरा काम महजरी एनसाइक्लोपीडिया या महजरी तारीख़ लिखना। इसमें हमें यकीनन आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। और तीसरा जो काम था, वो हमने 2 काम कर लिए। एक तो प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया, दूसरा अमली तौर पर ई पब्लिकेशन का एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, और काफ़ी उसमें सरफ़ा आया है। और ई लर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म्स जो हमने लॉन्च किया, उसमें भी काफ़ी सरफ़ा आया है, सब साथ ही सरफ़े हैं। और एलएमएस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लैंग्वेज लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर किसी ने उर्दू में अभी तक वेबसाइट नहीं बनाया होगा, जो ऑनलाइन उर्दू लर्निंग हमारा वेबसाइट है। तो हमें जो करना था अमली तौर पर, हमारे विसात की जो बात थी वो हमने की है, लेकिन ये हमारे विसात से बाहर है कि तन्हा महजरी अदब का एनसाइक्लोपीडिया तैयार नहीं कर सकता, तारीख नहीं लिख सकता। लेकिन आप लोग अगर साथ आएँ, चंद अफराद आ जाएँ, तो ये काम हो जाए। इस पर हमें गौर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तजवीज़ है, और ऐसा होना चाहिए। आपको तो मालूम है, आपकी तो शागिर्द भी रही हैं डॉक्टर लुदमीला मास्को से,
जी जी आपने कहाँ कहाँ कैसी कैसी शख्सियतों को कैसी कैसी लोगों को शख्सियतें बना दिया है जी। उन्होंने कुछ काम किया है, उनकी एक छोटी सी किताब है रशियन जी जबान में, आप जानते हैं जानता हूँ महजूरी अदीब और अजनबी सरजमीनों पर उर्दू शेर और अदब जी, छोटी सी तर्जुमा किताब है आप इस पे कर रहे हैं ना उर्दू में? जी हाँ। उसका तर्जुमा जी, जी। तकरीबन मुकम्मल हो गया, इंग्लिश में चलता क्या है बात है। उसका उर्दू तर्जुमा तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसमें कुछ अदीबों को शामिल करते हुए उनकी तख्लीकात का तज्जिया भी उन्होंने किया है और उन तख्लीकात के मुहर्रकात को भी वो सामने लाई हैं बड़े खूबसूरती के साथ। लेकिन ये एक इनफरादी तौर पर और सरकारी सतह पर सपोर्ट किया गया एक प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया और बड़ी खूबसूरती से पहुंचाया। और अब उसकी आखिरी प्रूफ रीडिंग जो है वो जारी है, देखिए कब खत्म होती है, सामने आ जाएगी। जी, इसी के साथ हम मैंने प्रोग्राम मोहम्मद का हकीम को भेज दी है। दूसरी बात जो मैं आज करना चाहता था जी और ये होना चाहिए जी, ये होना चाहिए। और इस वक्त तक जो सामने आए हैं हमारे यहाँ इस मौजू पर मज़ामीन वगैरह, वो भी बहुत हद तक तशना है, क्योंकि जब तक आप यूरोप में रहने वाले, यूरोप के किसी मुल्क में उर्दू की आबजारी के हवाले से या उर्दू के अया के हवाले से कुछ लिख रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में बैठकर तखय्युलात की दुनिया में तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उस इलाके के, उस मुल्क के मुकामी लोगों का तावन हासिल नहीं होगा, उनकी मुशावरत हासिल नहीं होगी, वो मजमून, वो मकाला तशना रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद जो यूरोप में रहते हैं अपनी इस तारीख को जो हम अदब के एतबार से यहाँ लिख रहे हैं उसे महफूज किया जाए। और उसके लिए आपकी खिदमत जनाब ख्वाजा साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया है, आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अब देखना यह है कि दस्तक कौन देता है, इंशाअल्लाह। दस्तक देने वाले बहुत हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल 2022 जो है वो कामयाबियों का साल होगा और इंशाअल्लाह। उर्दू अदब की तरक्की और तरवीज का साल होगा। इसी के साथ और कुछ कहना चाहता है तो नहीं, आपने बिल्कुल वजह कहा कि जब मीरे कारवां अपने तसलसल के साथ मुसलसल चल रहे हैं तो कारवां कभी नहीं भटकेगा, ये कारवां रवां रहेगा। और ख्वाजा साहब आपके लिए हमारी दुआएं। और जनाब गौरी साहब, आप इतने और आप जिस तरह गुमशुदा लोगों को सामने ला रहे हैं वो भी काबिल सताइश है। जनाब नसर मलिक साहब, आपकी मोहब्बत और शफकत का और शगुफ्ता भी आप अपनी सेहत की खराबी के बावजूद शगुफ्ता कर देती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और अल्लाह ताला आपके इल्म अदब में, इल्म फहम में, इल्म इदराक में मजीद इजाफा करे। तमाम दुआएं हैं। डॉक्टर शगुफ्ता फरदौस साहबा और जनाब नसर मलिक साहब और बहुत ही काबिल एहतराम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद अकरामुद्दीन, नई दिल्ली इंडिया से, आप सब की मोहब्बतों का, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। इसी के साथ इस प्रोग्राम का, इस मुज़ाकरे का इख्तिताम करते हैं आपकी इजाज़त से। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। और आने वाला साल मुबारक हो और 25 तारीख को आपसे बात होगी इंशाल्लाह। नया साल मुबारक।